पेश है आज की खबरें। दिल्ली में ऑक्सीजन संकट से जुड़ी एक रिपोर्ट पर जारी दंगल के बीच कई बीते बातें सामने आई हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित पैनल की प्रारंभिक रिपोर्ट का हवाला दिया गया। इसी रिपोर्ट में कोरोना की दूसरी लहर के दौरान दिल्ली में हुई ऑक्सीजन संकट और तुरंत बड़ी डिमांड को लेकर कई कमियां उजागर की गई हैं। 22 जून को स्वास्थ्य मंत्रालय के जॉइंट सेक्रेटरी द्वारा दाखिल हलफनामे में ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर आई कमियां सामने रखी गईं। हलफनामे के मुताबिक 13 मई को टास्क फोर्स ने पाया कि दिल्ली में ऑक्सीजन की खपत से 4 गुना ज्यादा ऑक्सीजन डिमांड की गई है। जब रिपोर्ट में देखा गया कि अस्पतालों द्वारा गलत दावे किए गए हैं, तब आंकड़ों को ठीक किया गया है। जम्मू कश्मीर में चुनावी प्रक्रिया बहाल करने के मकसद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को कश्मीर के नेताओं के साथ मैराथन बैठक किया। इस अवसर पर पीएम मोदी ने कहा है कि हमारी प्राथमिकता जम्मू कश्मीर में जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत करना है। इससे पहले परिमिशन होना जरूरी है ताकि उसके बाद चुनाव कराया जा सके। वहीं कश्मीरी नेता राज्य के परिमिशन के मुद्दे पर असहमति जता रहे हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि परिमिशन से आखिर कश्मीर में क्या सियासी समीकरण बदल जाएंगे। इसके चलते बीजेपी परिमिशन के पक्ष में है, तो वहीं कश्मीरी नेता विरोध कर रहे हैं। देश में कोरोना प्लस के मामले तेजी से फैल रहे हैं। 6 राज्यों में 40 मरीज सामने आ चुके हैं। महाराष्ट्र से सबसे ज्यादा प्रभावित है। वहीं उज्जैन में डेल्टा प्लस वेरिएंट के 2 मरीजों की पुष्टि हुई है। इसमें एक की मौत हो चुकी है। जम्मू कश्मीर और तमिलनाडु में भी डेल्टा प्लस के कुछ केसेस सामने आ चुके हैं। इस बीच महाराष्ट्र में फिर कोरोना के केस बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र में कोरोना के 9,844 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 197 कोरोना मरीजों की मौत हो गई है। महाराष्ट्र में एक बार फिर कोरोना के नए मामलों का 10,000 के आंकड़ों तक पहुंच जाना चिंताजनक बताया जा रहा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज ट्रेन से कानपुर की यात्रा कर रहे हैं। इस सफर के दौरान वो अपने जन्म स्थान जाएंगे और अपने स्कूल के समय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। इस दौरान महामहिम एक कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे। वहां पूरी यात्रा के दौरान राष्ट्रपति के लिए खास सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। ट्रेन के जिस कोच में वो यात्रा कर रहे हैं वो पूरी तरह से बुलेट प्रूफ है। इसके साथ ही एनएसजी, यूपी पुलिस और आरपीएफ भी सुरक्षा में तैनात की गई है। इजराइल में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच इंडोर में भी मास्क पहनने को अनिवार्य कर दिया गया है। अगले हफ्ते से लोगों को इंडोर में भी मास्क पहनना होगा। इसके साथ ही इजराइल सरकार ने गैर जरूरी विदेशी यात्रा न करने की सलाह दी है। गुरुवार को इजराइल ने 169 नए मामले की पुष्टि हुई। कई महीनों के बाद इजराइल में इतने केस एक दिन में आए हैं, जिसके बाद इजराइल सरकार ने कहा है कि ये उन बच्चों के साथ उड़ान भरने का सही समय नहीं है जिनका टीकाकरण नहीं हुआ है। साथ ही सरकार ने कोरोना संक्रमित लोगों के संपर्क में आए लोगों से तुरंत जांच कराने की अपील की है। सरकार ने कहा है कि आपने टीका लगवाया हो या नहीं, लेकिन जांच जरूर करवाएं। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में जिला पंचायत और ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में धनबल और बाहुबल का खेल जारी है। दरअसल बीडीसी को धमकाने की सूचना पर शहर कोतवाली पुलिस ने पूर्व मंत्री दुर्गा प्रसाद यादव के भतीजे ब्लॉक प्रमुख पद के प्रत्याशी हैं, जिसके बाद पुलिस ने प्रमोद यादव के घर पर छापेमारी कर 4 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर भारी मात्रा में अवैध हथियार भी बरामद किया है। गिरफ्तार व्यक्तियों में राकेश यादव, विनोद यादव, छोटू खान, कमलेश यादव, निवासी गण सिधारी शामिल हैं। पुलिस अधीक्षक और कुमार सिंह ने बताया है कि पुलिस ने बीडीसी प्रत्याशी को धमकाने की सूचना पर ब्लॉक प्रमुख पद के प्रत्याशी प्रमोद यादव के आवास पर छापेमारी की थी। शहर कोतवाली पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। क्या प्रकरण है सर पूरा? देखिए, ये वर्तमान में जिला पंचायत और बीडीसी, जिला पंचायत अध्यक्ष और बीडीसी ब्लॉक प्रमुखों का चुनाव चल रहा है, जिसमें बीडीसी मेंबर्स को लोग डराने धमकाने की सूचना मिल रही थी और उन्हें डरा धमकर अपने यहाँ रखने की भी सूचना मिली थी। इसी सूचना पर प्रमोद यादव, जो कि बीडीसी ब्लॉक प्रमुख का उम्मीदवार है, उसके यहाँ कोतवाली पुलिस द्वारा छापा मारा गया था। उसके यहाँ से भारी मात्रा में हथियार मिले हैं। कुछ प्रतिबंधित बोर के कार्टेज और उनके खोखा भी मिले हैं और इसके अलावा बहुत सारे कारतूस मिले हैं। ये जो हथियार बरामद हुए हैं, इसमें से कोई भी व्यक्ति वहाँ मौके पर मौजूद नहीं था जिसके हथियार हैं, जो लाइसेंसी हथियार हैं। इसके अतिरिक्त जो 4 लोग पकड़े गए, उनके कब्जे से ये हथियार बरामद हुए हैं। इसमें जो प्रमोद यादव है, जो ब्लॉक प्रमुख का उम्मीदवार है, उसे भी इसमें वांटेड किया गया और जिन लोगों के हथियार हैं, जिनके लाइसेंस हैं, उनके खिलाफ भी इसमें मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा पता करके। तो एक बड़ी सफलता है। बहुत दिनों से प्रमोद यादव एक अपराधी किस्म का व्यक्ति है, जिसके ऊपर पहले से भी काफ़ी मात्रा में, काफ़ी संख्या में मुकदमे पंजीकृत हैं और ये लगातार सूचना मिल रही थी कि लोगों को जाकर, बीडीसी मेंबरों को जाकर डरा धमकारा, उसी के आधार पर कार्रवाई की गई थी। सर, कभी भारी मात्रा में बरामदगी हुई है,
कहीं ना कहीं बड़े फिराक मत थे घटना करने की। देखिए, ये सूचना मिल रही थी कि ये हथियार को लेकर अपने साथ चलता और इसी के बल पर बीडीसी मेंबर्स को डरा धमकाता है, क्योंकि आपराधिक किस्म का व्यक्ति है। ऐसी सूचना पर विश्वास करके ये दबिश दी गई थी। और मैं सभी को ये सलाह देना चाहता हूँ, जो लोग ब्लॉक प्रमुख का चुनाव लड़ रहे हैं, कि किसी भी बीडीसी मेंबर को डराए धमकाए ना, आचार संहिता का पालन करें, प्रलोभन ना दें और किसी को उठा के अपने यहाँ रखें ना। ऐसे जो भी लोग अगर किसी को एक भारी संख्या में अगर कहीं बीडीसी मेंबर पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत करके कार्रवाई की जाएगी। सर, जो प्रतिबंधित असलहे पकड़े गए हैं वो उसकी जांच किस तरीके से कराई जाएगी, और ये जो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, ये सभी लोग रहने वाले? झारखंड के साहिबगंज में डीसी रामनिवास यादव ने ग्रामीणों के जल जमाव की शिकायत पर शहर के विभिन्न इलाकों से गुजरने वाली सरकारी नालों का निरीक्षण किया है, जिसके बाद डीसी ने नालों में पानी जमाव के कारण उत्पन्न हुए ग्रामीणों की जन समस्याओं को अविलंब दूर करने के लिए संबंधित विभाग के अधिकारियों को कई महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए हैं। इस दौरान डीसी रामनिवास यादव, डीडीसी प्रभात कुमार सहित जिले के कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। वो भी झरना जो है, नाला जो है, ऊपर से पहाड़ से आता है और नीचे गंगा नदी में जाता है। शहर में हमने पहले भी कहा था और नगर परिषद की बैठक में भी हम लोगों ने इस बात पे चर्चा की थी कि इस नाले की जो है हम लोग एक तरह से रिनोवेशन टाइप और पूरे नाले को पक्का करके थोड़ा चौड़ा करेंगे, जिससे कि शहर में जो पानी घुस रहा है या किसी ऐसी डिजास्टर जैसे अभी 28 मई को आया, ऐसे पानी आता है तो किसी के घरों में पानी नहीं, तो इसको नाले के जितने भी एनक्रोचमेंट्स हैं, इलीगल हो या कुछ नगर परिषद की परमिशन से भी हो, लेकिन नाले के ऊपर जो किया गया है वो सबको कंस्ट्रक्शन को हम लोग हटाने का निर्णय लिए हैं। तो उसी का नापी हम लोग करेंगे, सर्वे किए कि कहाँ कहाँ पे इस नाले में पानी जो है चौक होने के चांसेस हैं और उसका अब उसका चौड़ाकरण हो गया या डेप्थ हो गया, वो कैसे करके इसको इस समस्या से निजात पाएंगे। ठीक है सर। वो भी झरना जो है, नाला जो है। बिहार के समस्तीपुर बेली रोड में रहने वाली एक युवती ने समस्तीपुर के चर्चित ईंट व्यवसायी वसीम रजा के पुत्र बेलाल रजा पर शादी के नाम पर धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया है। वहीं इस मामले में पीड़िता ने अपने साथ हुए धोखेबाजी का सबूत दिखाया। पीड़ित महिला ने बताया है कि उसके साथ युवक ने निकाह भी किया था। पीड़िता का आरोप है कि शरफुद्दीन और एरम नाम लड़के द्वारा विभिन्न नंबरों से फोन पर मुझे जान से मारने की धमकी भी मिल रही है, जिसके बाद पीड़िता ने प्रशासन से मीडिया के सामने आकर न्याय की गुहार लगाई है। हम जो हैं वो बिलाल रज़ा जो हैं समस्तीपुर वारिस नगर सतमलपुर के वो रहने वाले हैं। उनके पिता का नाम है वसीम रज़ा, माँ का नाम है नसीमा खातून, जो कि वर्तमान रूप में मुखिया हैं। उनके खिलाफ हम समस्तीपुर महिला थाना में FIR दर्ज कराए हैं, जिसको SP साहब और DSP साहब ने ट्रू घोषित किया है। मतलब मामला जो है उन्होंने इसको सही माना। अब वसीम रज़ा अब बिलाल रज़ा जो कि काफ़ी दिनों से हमारे साथ हमारे घर पे रह रहे थे, हमारे साथ वो संबंध में थे। 3 साल से हम लोग साथ में रहते थे। वो हमसे निकाह किए, मगर वो फिर बाद में जाके मरवन मुजफ्फरपुर में एक जगह है बंगड़ी मरवन, वहाँ पे गुलशन नाम की एक लड़की से वो शादी किए। उनके पिता का नाम है नौशाद और उनके चाचा का नाम है मोहम्मद मोती। हम उनको बहुत बार जाके बोले कि पहले से सच्चाई बता दिए कि शादीशुदा हैं, फिर भी वो लोग मेरा बात नहीं माने और शादी किए। बिलाल रज़ा हम लोग के ही घर पे आके रहते थे। पार्टी का सब कार्यकर्ता सबसे भी हमको बात कराते थे। बात सब लोग जानते थे कि क्या है, मगर वो फिर हमको झूठ बोले और निकाह का पेपर सब हमसे ज़ेरॉक्स कराने के नाम पे बोल करके लेके चले गए। अब वो कहते हैं कि हमारे पास कुछ। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में एक ऑनलाइन न्यूज पोर्टल पर गलत खबर प्रकाशित करने का मामला सामने आया है, जिसके बाद तहसील परिसर में निराधार और असत्य तथ्यों पर आधारित वीडियो डॉक्यूमेंट्री शेयर करने के संबंध में मुकदमा पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। ऑनलाइन न्यूज़ पोर्टल द वायर द्वारा दिनांक 23 जून 2021 को बाराबंकी जनपद के आर्यस घाट तहसील परिसर से संबंधित एक वीडियो डॉक्यूमेंट्री अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर की गई है, जिसमें इनके द्वारा निराधार और असत्य तथ्यों का उल्लेख किया गया है। वीडियो में कई गलत और तर्कहीन बयान दिए गए हैं। उनमें से एक बयान में कहा गया है कि प्रशासन पुलिस द्वारा
एक धर्म विशेष के धार्मिक ग्रंथों को नदी और नालों में फेंक दिया गया। ये पूर्ण रूप से असत्य है, ऐसी कोई घटना घटित नहीं हुई है। इस प्रकार के सनसनीखेज, पूर्वाग्रह से ग्रसित, भ्रामक एवं मिथ्या बातों को प्रसारित कर द वायर द्वारा समाज में वैमनस्यता एवं धार्मिक उन्माद फैलाने तथा सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने का कुत्सित प्रयास किया गया है। इस संबंध में आज दिनांक 24 जून 2021 को थाना आर्यस घाट में मुकदमा अपराध संज्ञा 231/2021 संगत धाराओं में दर्ज कर अग्रेतर विधिक कार्रवाई की जा रही है। ऑनलाइन न्यूज़ पोर्टल द वायर द्वारा दिनांक 23 जून 2021 को बाराबंकी जनपद के आर्यस घाट तहसील परिसर से संबंधित एक वीडियो डॉक्यूमेंट्री अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर की गई है, जिसमें इनके द्वारा निराधार और असत्य तथ्यों का उल्लेख किया गया है। वीडियो में कई गलत और तर्कहीन बयान दिए गए हैं। उनमें से एक बयान में कहा गया है कि प्रशासन पुलिस द्वारा एक धर्म विशेष के धार्मिक ग्रंथों को नदी और नालों में फेंक दिया गया। ये पूर्ण रूप से असत्य है, ऐसी कोई घटना घटित नहीं हुई है। इस प्रकार के सनसनीखेज, पूर्वाग्रह से ग्रसित, भ्रामक एवं मिथ्या बातों को प्रसारित कर द वायर द्वारा समाज में वैमनस्यता एवं धार्मिक उन्माद फैलाने तथा सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने का कुत्सित प्रयास किया गया है। इस संबंध में आज दिनांक 24 जून 2021 को थाना आर्यस घाट में मुकदमा अपराध संज्ञा 231/2021 संगत धाराओं में दर्ज कर अग्रेतर विधिक कार्रवाई की जा रही है। मध्य प्रदेश के मिर्जापुर में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का जीआईसी इंटर कॉलेज में आगमन हुआ। इस दौरान उप मुख्यमंत्री को पुलिस के जवानों द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस अवसर पर पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा उप मुख्यमंत्री का माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। इसके पश्चात उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य मां विंध्यवासिनी का दर्शन करने विंध्याचल के लिए रवाना हुए, जहां पर नगर विधायक पंडित रत्नाकर ने उनको मां विंध्यवासिनी का दर्शन कराया। इसको बढ़ाने का काम करते रहेंगे। केंद्र और प्रदेश की सरकार का खजाना उत्तर प्रदेश के गांव गरीब किसान के लिए, सड़कों के लिए, बिजली के लिए, पानी के लिए, सबके लिए खुला हुआ है और आगे भी खुला रहेगा। केशव जी ये बताएं कि जनसंख्या नियंत्रण को लेकर क्या सरकार आने वाले वक्त में कोई प्रस्ताव कानून लाने जा रही जनसंख्या नियंत्रण को लेकर? निश्चित तौर से सरकार बहुत गंभीरता से विचार कर रही है और जो भी प्रदेश के देश के हित में होगा हर वह कदम उठाया जाएगा। न तुष्टीकरण की राजनीति होगी, सर ये धर्मांतरण को लेकर केशव जी धर्मांतरण को लेकर एटीएस ने जो खुलासा किया है, जो धर्मांतरण करने वाला एक गिरोह है, उस पर क्या एक्शन सरकार लेगी या ऐसे लोगों पे कार्रवाई सरकार नहीं ले रही? कोई धर्मांतरण गुमराह करके करेगा, लालच दे करके करेगा, विदेशी पैसा लेकर के करेगा, तो उसके लिए उत्तर प्रदेश कोई चारागाह नहीं जहाँ चढ़ते रहे, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई। सर यूपी की बंटवारा पर एक लाइन आपका लोग जानना मुझे तो मालूम नहीं है कोई बंटवारा हो रहा है। आपको कुछ मालूम है तो मैं जानता हूँ। केशव जी ये कह रहा है अच्छा बनवा रहे हैं सर, बिजली अच्छी दे रहे हैं, तो क्यों त्रिस्तरीय चुनाव में आपका परिणाम केशव नहीं है? हमारा परिणाम सबसे अच्छा था। ये विपक्ष जो झूठ बोलने का काम करता है, मुद्दा ही है, न घोड़ा दूर है न मैदान दूर है। जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव होगा, जिसकी सीटें अधिक होंगी वो ज्यादा जीता है। विधान ब्लॉक मुखी के चुनाव होंगे, जिसके ज्यादा ब्लॉक मुख बनेंगे वो ज्यादा सीटें जीता। मुख्यमंत्री का झूठ बोल रहा है विरोधी मिलकर के, उनके पास हमारे खिलाफ कोई मुद्दा नहीं। केशव जी मुख्यमंत्री से कैसे संबंध है? अभी जानदार संबंध है, माता विंध्यवासिनी मैया के आशीर्वाद से। आज की खबरों में अभी के लिए इतना ही। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।